नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आज चैप्टर बिल्कुल अपने चरम पर है, कंप्लीट होने को है। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, लास्ट स्टेप में जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर अपनी फिर नोटबुक में जरूर से करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। तो पदार्थ की अवस्थाओं में हमने क्या पढ़ लिया था कि तीन तरह की अवस्थाएं हमने आराम से उनके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। पदार्थ की अवस्थाएं, और वो तीन अवस्थाएं थी ठोस, द्रव और गैस। फर्स्ट था ठोस, दूसरा था द्रव और थर्ड था गैस। देखो, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपने नाम सुना होगा बायो के पार्ट में, बायो के क्षेत्र में, कि प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था होती है जो न तो ठोस होती है और न बिल्कुल द्रव की स्थिति में होती है। उन दोनों के जो बीच का भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और फिफ्थ जो है वो अपने पास में है बोस। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और इसको बोस-आइंस्टाइन भी बोल देते हैं कई बार, तो ये कोई दिक्कत नहीं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और शॉर्ट नेम है इसका बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुनना, बुक में देखना कि सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, और उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या बीईसी कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, अल्फ्गेग कैटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। और इसका आप यदि पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो आप www.chem4kids.com पर लॉग ऑन करके आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको बताया मैंने कि सन 1920 के आसपास एक भारतीय भौतिकी के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में विशिष्ट गणना की थी। उन गणनाओं का उपयोग करते हुए आइंस्टाइन जो नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में काफ़ी गहरा तक अध्ययन किया था। और फिर 2001 में दो वैज्ञानिक यानी थे, उनका नाम था यानी जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की जो अवस्था है उसके लिए कि एरिक ए कार्नेल और अल्फ्गेग कैटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन अवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि वाष्पीकरण की बात होगी, और वाष्पीकरण से जुड़ी कुछ घटनाएं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। जैसे गर्मी होती है हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, और जिससे हमारे शरीर से जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। जो सूती कपड़े होते हैं उस पसीने को सोखते हैं, और वो उन कपड़ों के अंदर से छनकर पसीना बाहर के वातावरण के संपर्क में आता है। जब बाहर की हवा उन कपड़ों को छूकर गुजरती है
तो वो क्या करती है कि उस पसीने की बूंदों को वाष्प में बदलकर उड़ा देती है। तो वाष्प में बदलने के लिए उन पसीने की बूंदों को जो ऊर्जा चाहिए थी वो ऊर्जा उसके आसपास के क्षेत्र से ली गई। आसपास का क्षेत्र कौन था? हमारी बॉडी थी, और हमारी बॉडी से जब ऊर्जा ली गई तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए हम गर्मी की ऋतु में सूती कपड़े पहनते हैं, जिससे थोड़ा सा हमें गर्मी कम लगती है। और जो भी ऐसे कपड़े जिनसे पसीना छनकर बाहर वायुमंडल के संपर्क में नहीं आ सकता या वो उड़ नहीं सकता, ऐसे कपड़ों से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। आगे चलिए, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? कि आप फ्रिज से पानी की बोतल निकाल दो, जब फ्रिज में थी तब तो उसकी सतह पर पानी की बूंदें नहीं थी, पर बाहर रखती 1 मिनट के बाद उसके ऊपर काफ़ी सारी पानी की बूंदें जमा हो जाती। इसका कारण क्या है कि जो बर्फीला पानी था उस बर्फीले पानी की सतह पर जब वायुमंडल की हवा संपर्क में आई तो वायुमंडल की हवा में आर्द्रता थी, यानी गैसीय रूप में पानी के कण उपस्थित थे। जब वो बोतल के संपर्क में आए या बर्फीले पानी के संपर्क में आए तब वो क्या हुए कि उस बर्फीले पानी ने उन कणों से ऊष्मा है वो ग्रहण कर ली, और ग्रहण की तो वो भी ठंडे हो गए। कौन? बाहर के वायु के जो कण, गैसीय अवस्था में जो आर्द्रता जल के कण थे वो ठंडे हो गए। जो कण उस बर्फीली बोतल के संपर्क में आए थे वो तो जमकर यानी किसी ऊष्मा को किसने ग्रहण किया? बर्फ ने ग्रहण किया, और वो ठंडे होकर पानी में बदल गए, द्रव में बदल गए, और जो बाहर दूर जो उसके संपर्क में नहीं आए वो अपनी अवस्था में बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी तीनों जगह ये दोनों एग्जाम्पल है, वहाँ पर एक ही सिद्धांत काम कर रहा है, ऊष्मा अवशोषण का कार्य होता है। जहाँ ऊष्मा अवशोषण होता है वहाँ पर ठंडक या शीतलन महसूस होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर भी आपको मैं बता दूं मैं, फिर अपन लास्ट जो अभ्यास के आंसर, क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म और शुष्क दिन होता है उसमें कूलर की ठंडक ज़्यादा होती है, और आजकल जो आप देख रहे हो जो बारिश का मौसम होता है वहाँ कूलर चलता है तो भी अपने को ठंडक महसूस नहीं होती है। कारण क्या है? कूलर है वो जब कूलर का पंखा चलता है तो उसके चारों जो पानी चल रहा है उससे वो पानी की हल्की हल्की बूंदें फेंकता है हवा के साथ। वो बूंदें हमारे कमरे की हवा के कणों के बीच जाकर समाहित होती है पूरे कमरे में, वो एक तरह से कुछ देर बाद फैल जाती है। तो वहाँ पर जो भी हवा हमारे टच में आती है वो हवा हमें ठंडक प्रदान करती है और हमें ठंडक महसूस होती है। पर स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो बारिश के दिन होते हैं उस समय हवा में वैसे ही नमी रहती है, आर्द्रता रहती है, तो वो जो पहले से कण है वो वायुमंडलीय तापमान पर विद्यमान है, और जो कूलर के पानी की यानी हवा के साथ जो पानी के कण जाएंगे वो ठंडे होकर जाएंगे, यानी उनका टेम्परेचर अलग होगा, उनका टेम्परेचर कम होगा। तो वो जो कम टेम्परेचर वाले जो कण हैं वो आर्द्रता युक्त बारिश के दिनों में, वर्षा की ऋतु में जो आर्द्रता युक्त हवा या वायु हमारे कमरे में पहले से मौजूद है उन कणों में जाकर कूलर के हवा के साथ पानी के जो कण आए थे वो उनमें समाहित नहीं हो सकते, समावेशित नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त आर्द्रता पहले से ही है। जब वायुमंडल में आर्द्रता पहले से ही है तो और अधिक पानी की बूंदें उसमें समाहित नहीं हो सकती, और जब वो बूंदें जो कूलर फेंक रहा है वो बूंदें जाकर उनमें समाहित नहीं होगी तो उतने कमरे के एरिया को या जितने एरिया में वो हवा जा रही है वो उसे और ठंडा नहीं कर सकती। इसलिए हमें उमस जिसे बोलते हैं, ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, ऐसा महसूस होता। कूलर चलता भी रहता है बारिश के दिनों में पर फिर भी ठंडक महसूस नहीं होती। इससे जुड़ा हुआ सिमिलर एक काम बताता हूँ, पर आप जब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर भी हवा और हवा का प्रेशर पर डिपेंड करता है। क्या होता है आप देखिए, बारिश आने का जब ऐसा होता है, बादल होते हैं, मौसम बनता है, तब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, चिपचिपापन महसूस होता है, ह्यूमिडिटी से बोलते हैं वो हमें महसूस होता है। ह्यूमिडिटी महसूस होने के बाद क्या होता है कि हमें मतलब पानी पूरे शरीर पे अपने चिकनाहट से हो जाती है, पानी से जम जाता है, ऐसा महसूस होता है।
बट बारिश जो ही आती है और बारिश या चल रही होती है उस समय भी थोड़ी बहुत हवा चलती है तो वो हमें और मतलब आसपास के वातावरण और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस कराती है। इसका कारण स्टूडेंट ये है कि जैसे ही बारिश हुई और उसके साथ हवा चली तो उस हवा के प्रेशर से जो ह्यूमिडिटी थी पहले हमारे वायु में, वो तो हवा के प्रेशर से आगे चली जाती है। वहाँ जो स्पेस खाली होता है उस स्पेस में हवा चलती है तो बारिश की बूंदों का पानी बूंदों में, छोटे छोटे बूंदों में हवा में मिलकर आता है जो हमें बहुत ही ठंडक प्रदान करता है और हमें शीतलन महसूस होता है। ऐसा होता है कि ये पहला क्वेश्चन था कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों देता है या अधिक ठंडक महसूस क्यों होती है, इसका कारण। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इसका कारण भी वाष्पीकरण से जुड़ा हुआ है कि आपने देखा होगा कि मटके को हम पानी से भरते हैं तो मटके में से पानी थोड़ा थोड़ा रिस के उसकी पूरी बाहर की सतह पर आ जाता है। आपको कभी भी यदि अच्छा मटका जिसमें अच्छा पानी ठंडा होता हो, सुपर क्वालिटी का मटका उसे बोलते हैं, जिसमें सरंध्र युक्त यानी उसकी पूरी सतह से पानी बाहर आता हुआ नजर आए, ऐसे नहीं बिल्कुल निकलने लग जाए पर बारीक बारीक बूंदों वो पूरा नमी से बना हुआ रहे बाहर का भाग, उस मटके में पानी सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, जो पानी बाहर की सतह पर आया उस पानी की बूंदों को क्या करेगी, बाहर की हवा संपर्क में आएगी और हवा उस पानी की बूंदों को वाष्पीकृत करेगी और वाष्पीकृत करके वो बूंदे हवा में चली जाएगी। अब वो जो सतह पे पानी की नमी थी उन बूंदों को वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए थी वो कहाँ से मिलेगी। किसी भी पानी की बूंद को वाष्पीकृत होने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है वो अपनी उस सतह से प्राप्त करती है जिस सतह पे वो बूंद या नमी उपस्थित है। तो वह बूंद और नमी पानी की किस सतह पर उपस्थित है, मटके पर उपस्थित है। तो जब वो मटके की सतह का पानी वाष्पीकृत होता है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करता है, वह ऊष्मा मटके के पानी से ग्रहण की जाती है जिससे धीरे धीरे कुछ देर बाद मटके का पानी ठंडा हो जाता है। आगे देखिए, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों होती है। एसीटोन या पेट्रोल, पेट्रोल भी क्या होता है कि हवा में उड़ने वाला होता है, जैसे इत्र उड़ता है, जैसे कि अपन ये बात करें कि एल्कोहल उड़ती है, तो उस तरह से क्या होता है कि पेट्रोल भी हवा में उड़ने वाला, आप खुला छोड़ दो थोड़ी बार आपको पेट्रोल मिलेगा नहीं। तो वो क्या हुआ कि पेट्रोल बहुत ही कम ऊष्मा पर वाष्पीकृत हो जाता है, एसीटोन भी बहुत ही कम ऊष्मा पर वाष्पीकृत हो जाता है। तो जब हम पानी एसीटोन या पेट्रोल को अपनी हथेली में डालते हैं तो वह बहुत ही कम टेम्परेचर और फटाक से क्या होता है कि वाष्पीकृत होता है, और वो जो वाष्पीकृत होने के लिए उसको ऊष्मा जो चाहिए होती, मैंने कहा कोई भी पदार्थ जब वाष्पीकृत होता है तो अपन बाहर से कोई उसको टेम्परेचर नहीं दे, इस स्थिति में यदि कोई पदार्थ वाष्पीकृत होता है तो वह वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए वह ऊष्मा उस सतह से प्राप्त करता है जिस सतह पे वो मौजूद है। यदि हमने हथेली पे पेट्रोल या एसीटोन लिया है तो वाष्पीकृत होने के लिए पेट्रोल और एसीटोन जो ऊष्मा लेंगे वो हमारी हथेली से ग्रहण करेंगे, हथेली से जब ऊष्मा लेंगे तो हथेली में ठंडक महसूस होती है। आगे देखिए, ऐसा ही कभी होता है कि हम लोग जब बर्फ का टुकड़ा हमारे हाथ में तो हाथ का भाग ठंडा हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वही जो बर्फ का भाग है जो वाष्पीकृत होने की कोशिश कर रहा है वो पहले द्रव में बदलेगा, यानी उसकी ऊष्मा बढ़ेगी, जिसकी बर्फ के पानी को ऊष्मा मिलेगी तभी वो पिघलेगा, पिघलने के बाद वो वाष्पीकृत होगा। वहाँ पर प्रोसेस हुई है, यहाँ पर पहले द्रव में बदलेगा फिर वाष्प बनेगा। तो पहले इसको द्रवीकृत होने के लिए ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा कहाँ से लेगा, उसके आसपास के क्षेत्र से लेगा। हम अंगुली से पकड़ते हैं, अंगुली ठंडी हो जाती है, हथेली पे रखते हैं तो हथेली ठंडी हो जाती है, जो भाग हम उसको टच करते हैं वहाँ से तुरंत वो एकदम से, क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, 98 केल्विन के आसपास है, तो वो क्या करता है फटाक से हमारी बॉडी से ऊष्मा खींचता है। तो जिस भाग को हमने टच किया रख के उस भाग से उसने ऊष्मा अवशोषित की तो वह भाग बहुत जल्दी ठंडा होता है। यदि ठंडा पानी में हम लोग डालेंगे तो धीरे थोड़ा कम ठंडा लगेगा, थोड़ा और बर्फ का मतलब फ्रिज का पानी है उसमें हम लोग डालेंगे उस बॉडी को हाथ लगे तो हमें
और ज़्यादा उस मतलब सामान्य मटके के पानी से हमें ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। यदि बर्फ़ के भरे हुए पानी को हाथ से पकड़े तो ठंडक और ज़्यादा महसूस होगी। रीज़न क्या है कि तीनों के टेम्परेचर अलग अलग है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो बाहर से उष्मा कम अवशोषित करता है, कम अवशोषण करेगा तो बाहर की सतह को कम ठंडा करेगा। जिसका टेम्परेचर पहले से बहुत कम है वो बाहर के वातावरण से एकदम जल्दी से बहुत ज़्यादा स्पीड से उष्मा का अवशोषण करता है, इसलिए बाहर का जो सतह है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे, अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र इसके 9 क्वेश्चन है। इनको मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा आपको बोर्ड पे। आप सभी के पास बुक होगी, अपेक्षा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप बुक नहीं है तो बुक जल्दी से जल्दी अरेंज करें, फिर नोटबुक जल्दी से जल्दी अरेंज करें और अपना होमवर्क फिर नोटबुक में करना नहीं भूलें। होमवर्क करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें।